नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और रात में वहां के जो राष्ट्रपति थे निकोलस माडुरो और उनकी जो पत्नी है जिनको फर्स्ट लेडी हम कहते हैं, उनको उठाकर अमेरिका ले आया गया, ये कहते हुए कि उन्होंने ड्रग्स का धंधा किया था, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक देश के अंदर घुसकर अमेरिका ने वहां के राष्ट्रपति को कैप्चर किया, वो अपने आप में एक भत्सना का विषय है और बहुत सारे देशों ने इसको कंडेम किया। जैसे बड़े-बड़े देश हैं, रशिया, ब्राज़ील, चाइना, सब ने चाइना ने तो ये भी कहा कि निकोलस माडुरो को रिलीज़ किया जाए जल्द से जल्द। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे देश कंडेम कर रहे थे और बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने इसकी भर्त्सना की, तो भारत ने केवल चिंता क्यों जताई? भारत भी तो ये कह सकता था, भारत के पास ऐसी क्या कमी है ताकत की, जिसकी वजह से भारत को सोचना पड़ रहा है कि वो कड़े शब्द अमेरिका के लिए ना इस्तेमाल कर सके। ऐसी क्या मजबूरी है भारत की या भारत सरकार की कि आज कड़े शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका के लिए भारत नहीं कर पा रहा है? यही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप याद करिए, आज़ादी के बाद जब हमारा देश बहुत गरीब था और उतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी नहीं थी, उस समय भी जवाहरलाल नेहरू ने जो बड़े-बड़े उस समय के इश्यूज़ थे, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, चाहे सुएज़ क्राइसिस हो, उन तमाम ग्लोबल संकट पर भारत ने एक बहुत कड़ा स्टैंड लिया था और उस समय नेहरू जी कहते थे, जब उनसे पूछा जाता था कि अरे भाई, आपके पास क्या है? आप तो बेगिंग बोल लेकर खड़े हैं, आप तो भीख का कटोरा लेकर खड़े हुए हैं, फिर आपकी दखलंदाज़ी क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये आपको क्यों लगता है कि अगर हम गरीब देश हैं तो हमारी आवाज नहीं है? तो आज सवाल वही है कि क्या भारत अपनी आवाज खोता जा रहा है या खो चुका है? अगर वो इतने इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज पर आज स्टैंड नहीं ले पा रहा, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, फिर आज चाहे वो वेनेजुएला का मामला हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ये जो वेनेजुएला का संकट है, ये विश्व के लिए अपने आप में और विश्व के जितने देश हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी क्राइसिस है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। संजय कपूर, वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। पुष्पराज देशपांडे ऑथर हैं और पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का है, उसके साथ बहुत करीबी से काम करते हैं। पुष्पराज, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और संजय से शुरू करूँगी कि संजय, आज लोग इस चीज़ पर अचंभित हैं कि भारत के पास इतनी ताकत होते हुए भी आज वेनेजुएला या फिर निकोलस माडुरो को जिस तरीके से कैप्चर किया गया, उस पर भारत सिर्फ चिंता जता रहा है, लेकिन कड़े शब्द अमेरिका के लिए वो नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। ये बहुत ही दुखद स्थिति है हिंदुस्तान की कि इसने अपनी जो ज़मीन थी काफ़ी समय पहले खो दी। मुझे याद है एक बार मैं गया था यहाँ पर हवाना गया था, तो हवाना में वो जो झुकाव था अमेरिका की तरफ से चालू हो चुका था और वहाँ पर काफ़ी दबाव अमेरिका की तरफ से आता था क्योंकि अमेरिका ने हिंदुस्तान को ये कहा था कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की जो सदारत है उसे छोड़िए और आप बड़े मुल्कों के साथ जुड़िए और बड़ी जिसको हाई टेबल होती है उसपे बैठने की तैयारी करिए। तो उसमें जो गरीब मुल्क थे हिंदुस्तान से उम्मीद करते थे कि आप कृपया करके अपना रास्ता क्यों भूल गए, अपनी ज़मीन कैसे भूल गए? वो जो स्थिति चालू हुई थी कई साल पहले वो अब जाके आप काफ़ी उससे तेज़ी पकड़ ली है। हमने उसको एक नई वोकैब्युलरी दी, हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के माध्यम से हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या करा जाए, किसी हम समूह से नहीं जुड़े हैं, हम किसी ब्लॉक से नहीं जुड़े हैं, हम अपने आप अपनी इंटरेस्ट को देखेंगे। पर हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट है इज़राइल के साथ बैठना, हमारा इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ बैठना कि जब वो हर तरीके के अंतर्राष्ट्रीय कानून का हनन कर रहे हों, तो हम उनके साथ खड़े होकर उनके लिए उनका बचाव करें। हमने एक बार भी गाज़ा में जब इतने लोग मरे करीब 1 लाख के आस-पास लोग मरे हैं, हमने एक बार भी उसकी भर्त्सना नहीं करी, हमने कोई आलोचना नहीं करी। और आप देखिए राष्ट्रपति है ना मडुरो को उठा के ले गई यूएस सरकार और ट्रम्प और उन्होंने हमने अभी तक है ना यही गोलमोल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी क्या वो हैसियत थी कि जब है ना जब प्रधानमंत्री जो दिवंगत प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जब बोलते थे, तो लोग बाग सुनते थे, चाहे जितना गरीब था देश, ऐसी बात नहीं कि उसके माली हालत है ना बेहतर थी या कुछ स्थिति अच्छी थी। हालत काफ़ी है ना डामाडोल थी पर हमारे पास एक अंदर से एक ताकत थी, इंटरनल थी, मॉरल स्ट्रेंथ और करेज थी, जिसकी वजह से हम खड़े होकर बोलते थे कि क्या सही है, क्या गलत है। और ये जिसकी है ना जो हमारी मॉरल करेज थी उसकी लोग बाग बहुत आलोचना करते थे, ख़ास करके अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह करते थे
यही बात कहते थे कि आप इतने गरीब हैं, आपकी कौन सुनेगा। पर अगर आपने सुना है तमाम अपने जो कई सारे साथी हैं हमारे, जिन्होंने नेहरू की पॉपुलैरिटी के बारे में ज़िक्र करा है, जब चाहे वो जापान गए तो जापान में कितनी भीड़ इकट्ठी हुई, और इंडोनेशिया में तो जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सब उनसे रिक्वेस्ट करी थी नेहरू जी से कि आप हमारी है ना इसको लीड करिए, हमारी नमाज़ पढ़ने की और हमारी जो पूरी वो है उसको लीड करिए। किसी नॉन मुस्लिम को इस तरीके से कहना बहुत अभी अजीब लगता है, पर ये हैसियत बनाई थी नेहरू जी ने। तो अगर ये देखा जाए तो ये अपने आप में बड़ी सोचने की और बड़ी परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई कि जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमको अब ऐसी स्टैंड लेनी पड़ेगी जिससे कि हम एक प्राइस पे करने के लिए तैयार हों। एक हमें जिस जो परेशानी हमको हो सकती है, हमारे लोगों को परेशानी थी, पर लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आज की तारीख में लोग बाग हिंदुस्तान में तो रहना नहीं चाहते हैं। उनको हर चीज़ की परेशानी होती है कि ज़रा सा हो भाग लो यहाँ से। क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ बाहर जहाँ जहाँ पे जिस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा सुख संपत्ति है और उसका श्रव्य वैभव है। हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। तो ऐसे माहौल में कैसे लड़ाई लड़ेंगे? तो इसके लिए प्रधानमंत्री और तो पूरी लीडरशिप को तैयार करना पड़ेगा लोगों को। अगर नहीं कर पाए तो समस्या हो जाएगी। ठीक है। अब भारत की स्टैंड पर पुष्पराज आपका क्या कहना है कि जिस तरीके का स्टैंड भारत ने लिया है, क्या आज भारत ने फिर से अपने आप को एक कमज़ोर देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने रखा है? या फिर हम ये कहेंगे कि हम इसी बात से खुश हो जाएँ कि हम अमेरिका के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? जी। नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बात, कुल तेल क्षेत्र में ओएनजीसी के निवेश को छोड़कर भारत की वेनेजुएला में कोई बड़ी आर्थिक या भू राजनयिक हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए भारत सरकार की धीमी प्रतिक्रिया समझ में आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट समझ में आती है। लेकिन जैसे संजय जी अभी वर्णन कर रहे थे, भारत की एक बहुत ही उम्दा और रिच लेगेसी रही है, विरासत है। प्रधानमंत्री नेहरू, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, इसमें वाजपेयी जी भी शामिल है, लगातार उन्होंने फिलिस्तीन, अपार्थाइड के खिलाफ, कोरिया में एक ऐसे प्रगतिशील स्टैंड और परिपक्व स्टैंड लिया है जिससे दुनिया भारत की वाहवाकार करती रही है। और इसी के कारण, और नॉन अलाइनमेंट जो हमने, नेहरूवियन नॉन अलाइनमेंट जो कंसेंसस रहा है हमारे कटुनीति का, उसके कारण भारत की छवि दुनिया में विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा बेहतरीन रही है और आज भी हमको एक बीकन माना जाता है डेमोक्रेसी में। लेकिन ये सारी जो विरासत है, ये प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने वाया कर दी है। और ये इसलिए वाया किए है उन्होंने क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उनको राष्ट्रपति ट्रंप या अमेरिका को उन्हें चुनौती देनी चाहिए। माफ कीजिए, उन्हें ये लग रहा है कि उनको जो भी हो राष्ट्रपति ट्रंप को खुश रखना चाहिए। अब इसमें कई कारण है। एक तो ये है कि उन्हें लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस वाला, नीलू जी मुझे माफ करिए, शायद पीछे से आवाज आ रही है मेरे वहां से, अगर नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए, नो नो इश्यूज, आप बोलिए। हाँ जी। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने जो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस का डॉक्ट्रिन, उन्होंने मॉन्रो डॉक्ट्रिन उन्होंने फिर से स्थापित कर दिया है, पुनर्स्थापित कर दिया है। उसके हिसाब से वो कंट्रोल करना चाह रहे लैटिन अमेरिका पे, रिसोर्सेज के माध्यम से। वो देखा जाए तेल, सोना, गैस, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और क्रिटिकल मिनरल्स के कारण वो वेनेजुएला पे कब्जा कर चुके हैं। ग्रीनलैंड और कनाडा पे कब्जा करना चाह रहे हैं। उन्होंने वेस्ट एशिया को इसराइल पर सौंप दिया है, यूरोप और रशिया को एक दूसरे पे सौंप दिया है। अब अमेरिका, कुछ ऐसे भक्त है, मोदी भक्त है और जयशंकर भक्त है, जो लाल आंख दिखा के जयशंकर जी को बाबाकार करते, उन्हें लग रहा है कि साउथ एशिया अब हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया है, लेकिन ये नहीं है। अगर आप सचमुच देखें, राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिद्ध कर दिया है। उन्होंने फील्ड मार्शल मुनीर को अपने व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में बुलाया। उन्होंने सऊदी के साथ, उनके साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन करवाया पाकिस्तान के साथ। उन्होंने आईएमएफ से उनको एक बड़ा लोन दिया है, निवेश करवाया है। वो खुद उनके साथ एक साइन कर रहे हैं। जैरेड कुशनर की कंपनी उनके साथ डिजिटल करेंसीज पे पार्टनर कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है, राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में और चीन के दिमाग में भी पाकिस्तान का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया, ना कि इंडिया। जबकि इंडिया की नेचुरल स्ट्रेंथ रही है कि सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी
सैन्य रूप से हम लोग सबसे बड़े ताकतवर है साउथ एशिया में। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन, सबके साथ हमारे संबंध खराब हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, और इसका कारण सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जयशंकर की फेल्ड कटुनीति की मतलब ये उन्हीं की गलती है। एक बात ये है। दूसरी बात यह है नीलू जी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब एक दूसरा कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है। रिसोर्सेज के बारे में ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, वेनेजुएला में भी हो रही है। जब चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप के सैंक्शंस और टैरिफ्स के विपरीत उसके खिलाफ उन्होंने रेयर अर्थ्स का सप्लाई वेपनाइज कर दिया, इसके कारण ये हो रहा है आज। और जब वेनेजुएला नॉन डॉलर करेंसी में ट्रेड कर रहा था, युआन, रूबल और यूरो में, तब उन्हें लगा, और स्विफ्ट सिस्टम से वो चेंज होके सिप सिस्टम पे चले गए चाइना के, तब उन्हें उनको डर लगने लगा कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज, चीन और रिसोर्स रिच कंट्रीज वेनेजुएला जैसे ये सब करने लगेंगे तो उनकी जो डॉलर हेजेमनी है उस पर तनाव आ सकता है, उस पर दबाव पड़ सकता है। तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि अपने लिए एक लाइफलाइन खरीद लिया है और ये आक्रामक एक्शन किया है। इस स्थिति में इंडिया को पीआर, प्रोपेगेंडा और जो जादू की जप्पी मोदी जी जीते उसके परे जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि अब हमें चाहिए जो पंडित नेहरू जैसे लीडर थे, इंदिरा गांधी जी जैसे लीडर थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लीडर थे, जो सचमुच कटुनीति के बारे में सिर्फ 2 साल के लिए नहीं सोच रहे, अगले 50 साल के लिए सोच रहे। अगर इंडिया को अपनी जगह दुनिया स्तर पर बरकरार रखनी है और ज्यादा हमको नई ऊंचाई को छूना है, तो हमें एक विजनरी फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन की जरूरत है, जो आज बहुत ही बेहद दुखद बात है कि आज मोदी सरकार में ये बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब बाएं हाथ को पता नहीं कि दाएं हाथ क्या कर रहा है। बहुत ही गंभीर स्थिति है इंडिया के लिए, अभी भारत के लिए। जी नीलू जी। नहीं, ये तो खैर बिल्कुल एविडेंट हो रहा है कि भारत के पास इस समय विदेश नीति को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर कोई प्लान नहीं है, सिवाय इसके कि हम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जो वेनेजुएला का संकट है, ये संजय, आपके हिसाब से ये किधर जाता हुआ दिख रहा है आपको? और जैसा कि अब क्या चाइना को भी अब इससे बल मिलेगा अटैक करने का? बाकी नेशंस भी क्या आप ये कहेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं? और रशिया ने तो ऑलरेडी किया ही यूक्रेन का। तो ऐसे में अब क्या होगा? जो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें क्या बिल्कुल इस तरीके का क्योस दिखेगा जहां पर एक देश दूसरे देश के ऊपर इस तरीके से हमला करेगा, किसी स्टेट ऑफ द हेड को कैप्चर करेगा, उसको बंदी बना लेगा, जैसा कि और एक समय था जब अमेरिका जाना जाता था कि जब ऐसा कोई युद्ध होता है तो वहां पर यूएस मीडिएट करके और वहां पर शांति लाने का काम करता था। यहाँ जब आज उल्टा हो चुका है और यूएस इस तरीके की चीजें को उसकी शुरुआत कर रहा है, तो फिर ऐसे में बाकी देशों के लिए अब क्या बचा है? अब तो फिर ऐसा लग रहा है कि जो जितने देश हैं वो सब अपने मनमर्जी की कर सकते हैं। भय तो इसी बात का है जो नीलू जी आप जो कह रही हैं, कि सबसे पहले तो कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्व है वो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर मुल्क अपनी मनमानी करेगा। संभावना ये है कि चीन ताइवान के ऊपर अटैक कर दे, और ये भी संभव है कि अमेरिका अंकुश ना लगाए और रूस जो यूक्रेन में करना चाहता है वो कर ले। और इस तरीके से कई सारे छोटे-मोटे जितने भी मुद्दे हैं और जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। परंतु अगर ऐसी स्थिति होती है तो दुनिया बहुत ही भयावह लगेगी, और जो पूरा जो अभी तक एक स्टेबिलिटी थी, चाहे अच्छी थी या बुरी थी, कुछ हद तक स्टेबिलिटी वो ख़त्म हो जाएगी। उसमें हिंदुस्तान का कोई, मेरे ख्याल से कोई उसमें कोई पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर अगर बूता होता तो अभी कहते कि दे शुड हैव सेड कि हमको यूएन में वापस जाना पड़ेगा इन सब तमाम मुद्दों के ऊपर, यूएन में सवाल उठाने की स्थिति होती, मोबिलाइज़ करते। पर आजकल आज की तारीख में कोई मोबिलाइज़ करने को तैयार नहीं। या तो वो मुल्क है जैसे वेनेजुएला है, वेनेजुएला की जो स्थिति आज अब ऐसी हो गई कि वो कोई किसी काम का नहीं रहा। दूसरी तरफ आपके पास डेनमार्क है, डेनमार्क अपनी देश के बचाने की कोशिश कर रहा है, जो ग्रीनलैंड पे उसका प्रभुत्व है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से और मुल्क भी हैं जो कि अपनी-अपनी परेशानियाँ लेके उसको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको समस्या है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। चीन और रूस अगर उनके साथ देते भी हैं, तो वो अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उनकी खुद इतनी समस्याएँ हैं कि उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो ये पूरी दुनिया एक मॉरल लेस, विदाउट मॉरल एक
एक इलाका बन जाता है जहाँ पे कोई मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बात भी नहीं करेगा, कोई जो राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके से सब चीज़ें प्रभावित करती हैं, वो प्रभावित भी नहीं करेंगी। तो आपकी बात सही है, स्थिति काफ़ी डामाडोल है और स्थिति कोई शॉर्ट टर्म में उभरने की स्थिति नहीं है, जब तक है ना दोनों सब बड़े मुल्क हैं कहें कि अब आगे ये सब बात नहीं करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करते हैं यहीं पर। नहीं, लेकिन एक कहीं न कहीं संदेश पुष्पराज मैं अब आपके पास आती हूँ कि एक ये जा रहा है जैसे कि जो डॉल्सी रॉड्रिग्स हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट थी वेनेजुएला की, अब उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है। फर्स्ट डे तो उन्होंने भी बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारे खिलाफ है। अब उन्होंने यूएस के साथ कोलैबोरेट करने की बात कही है। तो ये जो चेंज ऑफ स्टैंड नज़र आ रहा है कि भाई आप इस तरीके से अटैक करें, फिर वहाँ के नेताओं को डरा-धमका कर क्योंकि अब डॉल्सी रॉड्रिग्स को भी लग रहा होगा कि भाई माडुरो के साथ अगर हुआ है तो फिर मेरे साथ भी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जो यूएस कह रहा है मैं उसके अकॉर्डिंगली चलूँगी। तो क्या ये एक ग्रैंड डिज़ाइन है, एक बड़ा षड्यंत्र है डोनाल्ड ट्रम्प का कि जितने भी देश हैं उनको अपने थंब के नीचे कर लो। भाई जो मैं चाहूँगा वही सारे देश करेंगे। क्या ये एक कब चलन होगा और क्या सारे देश सभी देशों को वही बात माननी पड़ेगी जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं? नीलू जी, आप खुद ही जरा सोचिए, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन आप इशारों को समझ लीजिए। अगर किसी भी देश पर आक्रमण होता है और सेना शांत रहती है, कोई प्रोटेस्ट होता नहीं है और आपके सिटिंग हेड ऑफ स्टेट उठा लिया जाता है एक आलू के बिस्तर की तरह, आलू के टोकरी की तरह, और किसी और देश में ले जाते हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो देश या देश की जनता या सेना शांत रहेगी? अनलेस अंदर से कोई मदद कर रहा हो, राइट? तो आप समझ लीजिए, आप, अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये बदलता रुख नहीं है। जो भी हो रहा है सोची समझी रणनीति है, और देश के गद्दार कई सारे लोग होते हैं। आपको याद होगा जो नोबेल लॉरिएट है, जो उधर की वेनेजुएलन कांग्रेस वुमन थी, जो नोबेल लॉरिएट है, वो खुद ओपनली आह्वान कर रही थी कि इन्वेड करिए प्रेसिडेंट ट्रम्प। देखिए, ये दोनों जो है, अभी उपराष्ट्रपति थी और जो कांग्रेस वुमन नोबेल लॉरिएट जो है, वो सब चट्टे बट्टे है, एक ही थाली में खा रहे हैं, एक ही उनकी वो है, मतलब आकांक्षा है कि हम लोग इस पोजीशन, इस मुकाम पे कैसे पहुंच जाए। उनको देश की कोई चिंता नहीं है इतनी, और ये मतलब हजारों लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए, कई सारे लोग कह रहे हैं। ये अलग बात है कि जो राष्ट्रपति मडुरो थे, वो सचमुच बहुत ही ब्रूटल डिक्टेटर टाइप के थे, और मतलब एक विचित्र स्टेट था वेनेजुएला की। स्टेट ओमनीपोटेंट, बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, जान जहान जीविका या सड़क बिजली पानी की प्रोविजन नहीं कर पा रहा था, ये प्रावधान नहीं कर पा रहा था। तो इन अ सेंस सबसे ताकतवर भी थे वो शासक, लेकिन शासन बहुत खराब था। तो बड़ा मिक्स सिचुएशन है उधर। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी हो रहा है, राष्ट्रपति ट्रम्प जो कर रहे हैं, वो अपने सूट बूट दोस्तों के लिए ये सब कर रहे हैं। आपको पता है कि जो ऑयल कंपनीज है, उन्होंने $450 मिलियन दिया था उनको 2024 की चुनाव के पहले। उन्होंने उनको पहले बताया, ना कि यूएस कांग्रेस को, कि मैं इन्वेजन करने जा रहा हूँ और उस राष्ट्रपति ट्रम्प मडुरो को किडनैप करने वाला हूँ। तो आप समझो, ये एक सोची समझी गई रणनीति है कि मैं एक रिसोर्स रिच देश को मैं कैप्चर करूंगा, उधर में एक पपेट रेजिम इंस्टॉल कर दूंगा, और उसकी जो रिसोर्सेज है उस जनता को नहीं दूंगा, लेकिन जो न्यू कॉलोनियल प्रैक्टिसेस जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उधर से निकाल के मैं आपकी जेब में भर रहा हूं। अब आपको पता है कि यहाँ हमारे वहां भी एक ऐसे उदाहरण है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप समझदार है, आपके दर्शक भी समझदार है। तो ये एक कारण भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके जो चुने गुने जो भाजपा के जो सरकार है, उनको लग रहा है यार हम ही तो ये कर रहे हैं, हम ही तो लेके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, हम ही तो लेके जा रहे हैं बांग्लादेश, हम ही तो लेके जा रहे हैं सब जगह धारावी बांट रहे हैं, देश की जनता मतलब देश की जनता से निकाल के देश की संपत्ति दे रहे हैं इन लोगों को। अगर हम कर सकते तो दूसरे भी करेंगे, राइट? तो आप समझिए कि ये सब बड़ी ही विचित्र सिचुएशन है। इनको देश के मान सम्मान या राष्ट्र हित के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं, आर्थिक या भू राजनीतिक हित के बारे में ये लोग नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, अब मैं संजय जी से अंतिम कमेंट लूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि क्या भारत
अभी इमीडिएट फ्यूचर में कोई स्टैंड ले पाएगा? क्योंकि जब लेने का समय था तब तो नहीं लिया, तो आपको लग रहा है कि बस अब इसी तरीके से भारत कंटिन्यू करता रहेगा और फिर भी बड़ी-बड़ी बातें हमारे देश में होंगी, मोदी सरकार बड़ी-बड़ी बातें करेगी जब इस तरीके के इश्यूज़ आएँगे तो? म्यूट कर लीजिए, संजय अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। मैं नहीं सोचता कि प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार को बड़ी बातें करने का इस समय कोई समय है। बड़ी बातें तो तभी हो सकती हैं जब अमेरिका के आप विपक्ष पे बात करिए, उनसे ये कहें कि जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हिंदुस्तान को ये है कि किस तरीके से ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं उससे बचा जाए। जो नए लगाने का धमकी दे रहे हैं उससे कैसे बचा जाए। जो पुराने हैं उससे स्थिति बहुत ही डामाडोल है, ऐसी बात नहीं, उसका ज़िक्र नहीं होता। परंतु टेक्सटाइल सेक्टर में, श्रिम्प सेक्टर में और भी जगहों पे क्षेत्रों में, जेम ज्वेलरी में हमें बहुत नुकसान हो रहा है और उसका जो नुकसान होगा वो काफ़ी दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये सब चीज़ें होते हुए जब समस्याएँ से घिरा हो हिंदुस्तान, तो बड़ी बातें करने का मौका कहाँ है और समय कहाँ है? तो ये तो कोशिश करेंगे किसी तरीके बच के निकल लें यहाँ से, इससे पहले कि कुछ और करें, क्योंकि हमारे ऊपर भी ड्रग का एक चार्ज लगा रखा है इन्होंने। ऐसी बात हुँ। नहीं कि ड्रग का चार्ज हमारे गृह मंत्री और उनके ऊपर तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। उसको अभी तक है ना कहने मतलब कि वो उसको ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला है, परंतु वो भी है हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तो अब देखते हैं कि इससे नतीजा क्या निकलता है। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। संजय जी, पुष्पराज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। नमस्कार।